साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से और बात होगी इन कॉन्टेक्स्ट विद चेक केसेस। कई बार ऐसा होता है कि चेक के मामले में आपका सम्मन जारी होता है, जमानती वारंट जारी होता है और आप जो है अपीयर नहीं होते, तो फिर कोर्ट को कार्रवाई करनी होती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की। तो जब भी ये कार्रवाइयाँ होती है, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, इसके लिए क्या नियम कायदे कानून है, ये हम समझेंगे एक सामान्य एंगल से। जो बात होगी वो होगी प्रैक्टिकल, ना कि थ्योरेटिकल। क्लियर है? देखिए, जब भी मामला दर्ज होता है धारा 138 एनआईएट का, तो एट द इंसेप्शन जब कोर्ट लेता है प्रसंज्ञान, तो क्या जारी होगा? सम्मन्स। सम्मन आपको सर्व हो गए, आप जो है अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो क्या जारी करेगा कोर्ट? जमानती वारंट। जमानती वारंट जारी हो गए तब भी नहीं आ रहे, तो कोर्ट क्या निकालेगा? गैर जमानती वारंट। क्लियर है? अब उसके बाद भी आप जो है नहीं आ रहे और ऐसी रिपोर्ट मिली है कोर्ट को फ्रॉम द सर्वर कि आप जो है एब्सकॉन्डेड है, या आप अवॉइड कर रहे हैं प्रोसेस को, या आप इवेड हो रहे हैं फ्रॉम द प्रोसेस, तो कोर्ट वहां पर एक विशेष प्रक्रिया जो है अपनाता है, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द अक्यूज्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सिंपल सी बात है, कोई तकलीफ है कि मुझे बताओ उसमें? अगर कोई प्रक्रिया कोर्ट ने अपनाई है और उससे आप अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको निरस्त कराने के लिए हमें कोर्ट जाना होगा। मीन्स जिसने प्रोसेस जो है जारी किया है, हमें उसके समक्ष जो है जाना होगा ना। इसमें क्या तकलीफ आ रही? पर हमें अपीयर नहीं होना है व्यक्तिगत, हमें कैसे होना अपीयर? थ्रू काउंसिल। जब भी अपीयर होते हैं इस तरह के मामलों में, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है कि हमें समन्स जो है सर्व नहीं हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी माइट टेक अ प्ली कि जो भी लीगल कंप्लाइंसेस है वो नहीं किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिफोर मेकिंग द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये जरूरी है कि कोर्ट जो है एक पब्लिकेशन करे regarding the proceedings which are concerned with proclamation, and apart from that the report must be on the file that the accused has been absconded or he is evading the process, और निकट भविष्य में उसके मिलने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोसीडिंग्स अपने आप में ही गैर कानूनी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दिनांक 19 फरवरी 26 का भी है, और एक फैसला है 12 फरवरी 26 का। दो फैसले इंपॉर्टेंट है। जो ये कंसेंट फैसले हैं, इनमें कुछ गाइडलाइंस जो है दी गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो गाइडलाइंस क्या है? प्रायर टू इशू ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोर्ट जो है जारी करेगा एनबीडब्ल्यू, जिसको हम कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट। अगर एनबीडब्ल्यू नहीं है तो अपने आप में ही वर्तमान कार्रवाई गैर कानूनी है और प्रोसेस का अब्यूज है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड द सेटिस्फैक्शन दैट द अक्यूज हैज बीन एब्सकॉन्डेड और ही इज कंसेलिंग हिमसेल्फ टू इवेट द प्रोसेस। कोर्ट को कंसर्न नोटिस को जो है पब्लिश करना होगा और उसमें 30 दिन का टाइम देना होगा अक्यूज्ड को टू अपीयर। अगर पब्लिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ या रिक्विजिट टाइम नहीं दिया गया, तब भी हम इस पॉइंट पर भी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए पूरा फाइल देखें। हो सकता है कि कोई ऐसा बिंदु फाइल में आपके है जो आपको बेनिफिट दे पाए। इसके अलावा जो कंसर्न सर्विंग ऑफिसर है, उसका स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। कोर्ट को भी स्पेसिफिक रीजंस जो है रिकॉर्ड करने होंगे, और जो ये रिक्वायरमेंट है, ये आवश्यक है, मींस इट इज मैंडेटरी, दीज आर नॉट डिस्क्रिशनरी। तो इस केस में ये पालना नहीं हुई तो इम्प्यून ऑर्डर कोर्ट ने कर दिया सेट असाइड एंड क्वेस्ट, और अल्टीमेटली फायदा किसको मिला? कंसर्न आरोपी को। तो अगर आप भी आरोपी हैं धारा 138 एनआईएट में, तो वहां पर 3 बातें मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। अगर आपका राजीनामा हो गया है कंसर्न परिवादी के साथ में और आपने चेक अमाउंट दे दिया है, मूल केस खत्म हो गया है, इमीडिएटली प्लीज आप जाइए हाई कोर्ट में टू क्वेश द केस ऑफ सेक्शन 174A ऑफ आईपीसी। अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप फंस जाएंगे पंगे के अंदर, नुकसान जो है खाना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैंने देखा है वर्तमान में कई लोग परेशान हो रहे हैं आज भी। उनको क्या लगता है कि साहब जो मामला है धारा 138 एनआईएट का वो खत्म हो गया तो हम तो जो है फ्री हो गए। ऐसी गलती मत करना। इसलिए चेक इन योर केस whether any case has been registered as per the protocol of section 174A of IPC or not। अगर दर्ज हो गया इमीडिएटली रश करना पड़ेगा। और जो एक कानूनी प्रोविजन है अभी वर्तमान में क्या हो गया है, 209 BNS। क्लियर हो गया अपने को? कोई दिक्कत इसमें? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर कार्रवाई हो गई है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, इसको भी जो है निरस्त करवाना है अपने को। अगर नहीं कराओगे तो कॉन्सिक्वेंस जो है फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर राजीनामा हो गया है
तो ऐसे सिनेरियो में बिफोर कोर्ट जाइए, अगर कंसर्न जो परिवादी है केस को विड्रॉ कर लेता है तो वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी आपका राज़ीनामा है उस फैक्टम को रिकॉर्ड पे लेके आएँ, कोई बात जो है मौखिक ना रखें, हर एक बात को जो है लिखवा लें और जहाँ तक हो सके एक-एक बात को स्पेसिफिक कर लें। अदरवाइज़ क्या होता है, जब बाद में स्थितियाँ बिगड़ती हैं, तो कोई बंदिश जो है परिवादी पे नहीं होती है और इस स्थिति का उठाता है गलत फ़ायदा परिवादी और आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ता है। इसलिए एक-एक चीज़ लिखवा लो कि राज़ीनामा कैसे होगा, कितना अमाउंट जो है पे करना है, कितना अमाउंट जो है पे हो चुका है और किस प्रकार राज़ीनामा जो है पेश करना है और किस प्रकार जो ये प्रोसीडिंग्स हैं, जो हमारे खिलाफ हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा, ताकि हमारे राइट्स जो है अफेक्ट ना हो और हमें एज़ पर लॉ जो है राहत मिल सके। क्लियर है? अगर आपने ये बातें ध्यान में रख ली, अपने केस को स्पेसिफिक कर लिया, सारे पॉइंट जो है इनकॉर्पोरेट कर लिए, तो पैनिक जो है आपको ना के बराबर होगा या बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि एक्सपीरियंस से मैं ये बात कहता हूँ। इसलिए आपको समझना चाहिए कि अगर आप काम करेंगे एंग्जायटी में या पैनिक में या बगैर समझे, तो आपको नुकसान भी जो है फेस करना पड़ सकता है। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस, I have specified you the various scenarios dealing with the situation wherein the court has declared you the proclaimed offender. क्लियर हो गया अपने को? तो जल्दी मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय राम जी की।